गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक टॉपिक ग्रोइंग मिडिल क्लास, और इस ग्रोइंग मिडिल क्लास में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या उससे रिलेटेड जो बात है या जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा, उन बातों को और ज़्यादा हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, आज के इस ऑनलाइन क्लास में। फिलोसफर्स, इसे आप एक टॉपिक के रूप में अगर नोट करना चाहो, कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसे नोट कर सकते हो इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बुद्धिजीवियों का क्या प्रभाव था फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो बुद्धिजीवियों का इफेक्ट था, उन चीज़ों को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इसे बौद्धिक क्रांति भी कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हो 3 फिलोसफर्स हैं जिनका काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसमें पहला जॉन लॉक फर्स्ट फिगर में, इसमें इस क्रम में आप सबसे पहले देख सकते हो जॉन लॉक ने अपने बुक टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार पे 2 निबंध या सरकार पे 2 जो लेख इसने लिखा, उसका जो क्रिटिसिज्म किया इसने, या उसके अगेंस्ट या उसकी जो बुराइयां हैं उसको उजागर करने की, उसे हाईलाइट करने की कोशिश की। उसके माध्यम से वो कहता है कि कोई भी डिवाइन राइट नहीं है राजा के पास, यानी किंग डिवाइन राइट को इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई राइट है ही नहीं। इससे पहले तक क्या होता था, इससे पहले तक राजा के प्रति ये मान्यता थी, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था या एक विचार फैली हुई थी कि राजा गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। वो गॉड्स अगर रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का प्रतिनिधि है, तो फिर उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कुछ भी किसी को बोलना नहीं चाहिए। इसे उसने खंडन किया कि नहीं, कोई भी, यानी राजा का जो दैवीय सिद्धांत है उसको पूरे सिरे से नकार दिया। इसी चीज़ को नेक्स्ट जो फिलोसफर आपको दिख रहा है, जीन जैक्स रूसो, इसने और आगे बढ़ाया। इसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जो कॉमन विल है, जो लोगों की सामान्य इच्छा है, या एक जो सामाजिक समझौता है, उसके माध्यम से हुई है। इन्हीं चीज़ों को उसने अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसमें एक लाइन उसने कोट किया कि जो भी मनुष्य है जो पैदा होता है तो स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन बेड़ियों में जकड़ा रहता है। बाद में वो तमाम तरह के प्रॉब्लम से जकड़ा, और एक कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें लोगों द्वारा बनाई हुई है। गॉड ने तो सबको स्वतंत्र पैदा किया, सबके लिए वही नेचर से प्राकृतिक जो हवा है वो सबके लिए समान रूप से दिया, धूप है तो उसको भी सामान्य रूप से दिया। लोगों को एक जो पहले की अवस्था है उसमें रहने देना चाहिए। ये जो अनावश्यक राज्य का प्रभाव है, राज्य का जो उस पर एक डोमिनेशन है, उसको ख़त्म करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को अपने तर्कों के माध्यम से, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा उसका ये जो वाक्य है कि व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बेड़ियों में जकड़ा रहता है, इसने रिवेल किया लोगों को। इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया गया, इन बातों को लोगों तक पहुंचाया गया, और फाइनली वो फ्रेंच पीपल्स जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बाध्य हुए। उन्हें सारी चीज़ें समझ में आने लगी। ये थोड़ा डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट को चलाने की बात करता था। और तीसरा इसमें फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू, जिसने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया, सेपरेशन ऑफ पावर का थ्योरी दिया। इसने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज, कानून की आत्मा नामक एक बुक के माध्यम से इन अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पिछले वीडियो में मैंने इस चीज़ पे भी फोकस किया था, इसको समझाने की कोशिश की थी। मैं चाह रहा हूँ कि इसे थोड़ा और आप बेहतर समझें। मॉन्टेस्क्यू क्या कहना चाहता था? मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि जो सारी समस्याओं का जड़ है, किसी एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियों का आ जाना। सारी शक्तियों का मतलब क्या है? यानी दंड देने का भी अधिकार हो, उसे
शासन करने का भी अधिकार हो, कानून बनाने का भी अधिकार हो, स्वाभाविक तौर पे एक व्यक्ति के हाथ में या किसी संस्था के हाथ में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में बहुत सारा शक्ति, बहुत सारी पावर आ जाए तो वो उसके मद में बहुत कुछ ऐसा उलूल जुलूल काम करने लगता है, कुछ अनर्गल काम करने लगता है, जिससे लोगों को समस्याएं उत्पन्न होती है। और ये शक्ति का, पावर का एक सामान्य सा सिद्धांत है। अगर आपके पास भी बहुत सारा पावर आ जाए तो आप भी सोचते हो भाई ऐसे कर दें, वैसे कर दें। हाँ, मतलब शक्ति का, पावर का एक स्वाभाविक नेचर है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो क्या करते हैं, किसी पेड़ को रगड़ने लगेंगे, उसको धक्का देने लगेंगे, तो कभी किसी चीज़ में उलझ जाएंगे। तो तमाम ये क्या है, पावर का एक नेचर है। तो वो कहता है कि राज्य के पास बहुत ज़्यादा पावर ठीक है होना चाहिए, लेकिन उसका डिवाइडेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, कहीं एक संस्था या किसी एक व्यक्ति में केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए। तो इसे डिसेंट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा, इसे पृथकीकृत करो, इसे अलग करो, उसका बंटवारा करो। किस रूप में? वो कहता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में इसे डिवाइड कर दें और उन सबको अलग अलग अधिकार दें, ताकि कोई भी, और उसमें चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी अपनाई जाए, एक दूसरे को नियंत्रित करने की पॉलिसी अपनाई जाए, जिससे कि कोई भी किसी के पावर को ओवरलैप नहीं करे और किसी को समस्या उत्पन्न न हो। इस तरह से इन तीनों फिलोसफर्स का फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और इन लोगों ने फाइनली फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, पहले मोनार्की था, राजतंत्र था पूरी तरह से, एब्सोल्यूटिस्ट जो थियरी थी उसको अपनाया जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, इन सारे प्रयासों के वजह से, इन इंटेलेक्चुअल्स के योगदान के वजह से वहाँ पे बदलाव हुआ, परिवर्तन हुए, और फाइनली फ्रेंच सोसाइटी में काफ़ी बदलाव हुआ। जो पावर टॉप पे था वो बॉटम पे आ गया, यानी राजा के हाथों से शासन करने का अधिकार जनता के हाथों में आया। इसके आगे आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसको मैं उसी सोशल डिवीज़न के आधार पे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक आप इसको देखें, समझने की कोशिश करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करें। थैंक्स।